गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कल की क्लास में हमने चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को स्टार्ट किया था। बहुत ही लेंथी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कल मैंने डीएनए की स्ट्रक्चर को समझाया था। कल की क्लास में मैंने ये बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनको डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मीटर ने 1869 में। किसमें किया था? 1869 में किया था। और उन्होंने जो स्ट्रक्चर ऑब्जर्व की वो थ्रेड लाइक थी, उनको उन्होंने न्यूक्लिन कहा। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स टू टाइप्स हैं, डीएनए एंड आरएनए। जनरली डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो पहले मैंने कल डीएनए को स्टार्ट किया था, डीएनए की कॉम्पोजिशन को समझाया था कि डीएनए में 3 कंपोनेंट होते हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, सेकंड नाइट्रोजिनस बेसिस एंड थर्ड फॉस्फेट ग्रुप। जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो 2 टाइप्स के हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन 2 हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, और पायरिमिडीन भी 2 हैं, थाइमिन एंड साइटोसिन। ठीक है। और एडेनिन हमेशा ग्वानिन थाइमिन के साथ में बॉन्ड बनाता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो कल मैंने इस स्ट्रक्चर को समझाया था। अब मैं आपको बच्चों कैसे एक जो धागा है डीएनए का, जो एक स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम पोलरिटी वाला होता है, और जो सेकंड स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम पोलरिटी वाला होता है। तो यहाँ पर 3 प्राइम का और 5 प्राइम का क्या मीन है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चों एक धागे के ऊपर, एक स्ट्रैंड के ऊपर डीएनए के जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। हाँ, तो बच्चों जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है ये एक 5 कार्बन की शुगर होती है। तो डीएनए के एक स्ट्रैंड के ऊपर ये उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है, और दूसरे स्ट्रैंड पर ये सीधी होती है। तो यही कारण है कि जो कार्बन इनका मान लो एक धागे पर थर्ड कार्बन अगर फ्री रहता है इनके एंड पर, तो उसे 3 प्राइम एंड कहते हैं, और दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर अगर 5th कार्बन फ्री रहता है तो इसे हम 5 प्राइम एंड कहते हैं। तो यहाँ पर मैं शुगर ड्रॉ करके, जैसे 3 प्राइम एंड के लिए ये मैं इन्वर्टेड शुगर ड्रॉ कर रहा हूं। बच्चों यहाँ देखिए, सपोज करो ये 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड वाले धागे के लिए मैंने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर जो शुगर है डीऑक्सीराइबोज शुगर जो इन्वर्टेड है, उल्टी है, तो यहाँ पर अंदर की ओर जो हिस्सा है उसको हम फर्स्ट कार्बन मानेंगे। तो ये फर्स्ट कार्बन है। यहाँ से एक नाइट्रोजन बेस जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा अटैच है। ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया, फिर ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। तो यहाँ पर बच्चों जो थर्ड कार्बन है वो एंड की ओर,
मतलब एक धागे के किनारे पर एंड पर फ्री होता है, तो फिर ऐसे स्ट्रैंड इस एंड को हम 3 प्राइम एंड कहते हैं, ठीक है। फिर ये 4 के बाद में 5, फिफ्थ जो कार्बन है, फिफ्थ कार्बन से एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है। मैंने बताया था आपको पहले भी कि फिफ्थ कार्बन से, ये भी कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है कि डीऑक्सी राइबोस शुगर में नाइट्रोजन बेस कौन से कार्बन से कनेक्ट होता है, अटैच होता है, और फॉस्फेट ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच होता है। तो फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर ये फिफ्थ कार्बन से अटैच हो गया, और इस फॉस्फेट ग्रुप का ये जो ऑक्सीजन है नेक्स्ट शुगर के थर्ड कार्बन से हो गया, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से, इसी तरीके से बच्चों सपोज करो जो दूसरा स्ट्रैंड है वहां पर जो शुगर है वो सीधी होती है। मैं ध्यान से देखना, आप कल आप पूरी क्लास में मौजूद थे, तो ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, मान लो जो दूसरा धागा है वहां पर शुगर जो है सीधी है, इरेक्ट है। तो ये अब काउंटिंग अंदर से शुरू करेंगे। ये फर्स्ट कार्बन है और यहाँ से थाइमिन अटैच्ड है, और ये थाइमिन एडेनिन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। तो अगर मान लो ये लास्ट शुगर है इस स्ट्रैंड की, तो यहाँ पर फिफ्थ कार्बन है वो फ्री होगा, तो इसे हम कहेंगे 5 प्राइम एंड। क्या कहेंगे? 5 प्राइम एंड कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये चीज, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ फिफ्थ कार्बन फ्री हो गया, यहाँ थर्ड कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। अब ध्यान रखना कि शुगर के अंदर जो फॉस्फेट है, एक एक शुगर के फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट जुड़ता है और दूसरी शुगर के थर्ड कार्बन से। ये ध्यान रखना, एक शुगर के नाइट्रोजन बेस तो हमेशा फर्स्ट कार्बन से अटैच होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, जबकि जो फॉस्फेट है वो एक शुगर के थर्ड कार्बन से और एक शुगर के फिफ्थ कार्बन से बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और इसे हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो फॉस्फेट है इस शुगर के थर्ड कार्बन से बॉन्डेड है, और ये जो फॉस्फेट है अगली शुगर के फिफ्थ कार्बन से बॉन्डेड है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए यहाँ गुएनिन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस जो होगा साइटोसिन होगा। तो ये साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड है। तो इस तरीके से डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स पाए जाते हैं। हाँ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप एक बार हैंड रेज कर दें। जो बच्चे कल की क्लास में नहीं थे वो आज वीडियो अपलोड होगा कल के क्लास का, उसको देख लें। तो उसमें डीएनए की स्ट्रक्चर को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, ओके बच्चों।
अब बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक जो है एंटीसेंस एंड बच्चों डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड डबल धागे वाली स्ट्रक्चर होती है, जिसका 3 प्राइम से जो 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है उसे हम एंटीसेंस स्ट्रैंड या उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। उसके अंदर एक्चुअल जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। ओके बच्चों, तो इसे हम एंटीसेंस या एंटीसेंस स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ओके बच्चों, सेकंड हम लेते हैं सेंस स्ट्रैंड। एंटीसेंस स्ट्रैंड को जो स्ट्रैंड कवर करता है उसे सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। उनके ऊपर जितने भी नाइट्रोजन बेस होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस होते हैं किसके? एंटीसेंस स्ट्रैंड के। यानी कि एक एंटीसेंस स्ट्रैंड पर अगर एडेनिन है तो अपोजिट साइड में थाइमिन होगा, अगर ग्वानिन है तो अपोजिट साइड में साइटोसिन होगा, अगर एंटीसेंस स्ट्रैंड पर साइटोसिन है तो अपोजिट में ग्वानिन होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पाए जाएंगे सेंस स्ट्रैंड के ऊपर। क्लियर होगी बात आपके? और सेंस स्ट्रैंड एंटीसेंस स्ट्रैंड को जो है प्रोटेक्शन देता है। डीएनए से ही आरएनए बनता है, तो जो नाइट्रोजन बेस सेंस स्ट्रैंड के ऊपर होते हैं सेम टू सेम होते हैं आरएनए के ऊपर, एक्सेप्ट आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह यूरेसिल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यूरेसिल पाए जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों जो डीएनए है, डीएनए लीनियर भी पाया जाता है, लीनियर भी पाया जाता है एंड सर्कुलर फॉर्म में भी पाया जाता है। डीनेचुरेशन बच्चों, डीएनए के दोनों धागों के बीच में जो नाइट्रोजन बेसेस हैं दे आर बॉन्डेड बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है वो वीक बॉन्ड होती है, तो हाई टेम्परेचर के ऊपर ये बॉन्ड टूट जाती है, तो डीएनए के जो धागे हैं स्ट्रैंड वो सेपरेट हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन। क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन। और जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो वापस से ये बॉन्डेड हो जाते हैं, बॉन्ड बना जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं रीनेचुरेशन। क्या कहते हैं? रीनेचुरेशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि बच्चों जो डीएनए है या क्रोमोसोम है, इनके अंदर 3 यूनिट्स हो सकती हैं, सिस्ट्रॉन, म्यूटोन एंड डेकोन। अब ध्यान रखना डीएनए में और आरएनए में जो 3 नाइट्रोजन बेस हैं उन्हें हम एक कोडोन कहते हैं। तो आरएनए के ऊपर जो 3 नाइट्रोजन बेस हैं एक कोडोन कहलाते हैं, वो एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। ध्यान रखना, तो डीएनए की वो यूनिट जो कि स्ट्रक्चरल है वो किसी प्रोटीन फॉर्मेशन को कोड करती है, तो उसे हम कहते हैं सिस्ट्रॉन। क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है बच्चों, और वो यूनिट, वो डीएनए का वो सेगमेंट जिसमें म्यूटेशन पॉसिबल हो पाता है, म्यूटेशन कॉज हो जाता है, तो उस सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? म्यूटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटोन कहते हैं। तो बच्चों जीवों के अंदर एक्चुअल में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डीएनए इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस के फॉर्म में डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है, और ये डीएनए नए डीएनए बनाता है, तो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती रहती है। डीएनए से ही हमारी सेल के अंदर आरएनए बनता है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए में शिफ्ट हो जाती है, और आरएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उसी के बेसिस पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है सेल के अंदर। ओके बच्चों, तो यहाँ चीज ध्यान रखना कि डीएनए के अंदर अगर किसी नाइट्रोजन बेस में चेंज आता है तो नेचुरली डीएनए के उस चेंज के कारण से जो जेनेटिक कोड है, जो कोडोन है वो भी चेंज हो जाता है, और उससे रिलेटेड जो प्रोटीन है वो भी चेंज हो जाती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन भी चेंज हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। तो डीएनए के नाइट्रोजन बेस में चेंज आना इज कॉल्ड म्यूटेशन। इसे हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं, और उस सेगमेंट को हम म्यूटोन कहते हैं। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं रिपीटेटिव डीएनए की।
हम्म। हाँ बेटा ध्यान से देखिए, रिपीटेटिव डीएनए क्या है। वो जो बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा नॉलेजेबल महसूस करिए डीएनए के कॉन्सेप्ट को समझने के पॉइंट से। इसमें डीएनए कैसे बनता है, आरएनए कैसे बनता है, प्रोटीन कैसे बनती है, फिंगरप्रिंटिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टेप बाय सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रेजेंस जरूरी है क्लास के अंदर। अगर आप प्रेजेंट रहेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, टॉपिक्स को समझ पाएंगे। रिपीटेटिव डीएनए क्या है? डीएनए का वो सेगमेंट या वो पार्ट जहां पर कोई नाइट्रोजन बेस बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। डीएनए का वो सेगमेंट जहां पर कोई पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड है वो रिपीट हो रहा है, तो उसे हम रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। और ऐसे डीएनए को हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। ऐसे डीएनए को क्या कहते हैं? सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान रखना, तो इसमें दो हैं। एक तो है माइक्रो सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट 1-6 बेस पेयर, और एक होता है मिनी सैटेलाइट। बच्चों मिनी सैटेलाइट, सॉरी माइक्रो सैटेलाइट डीएनए कौन सा होता है? कि ऐसा सैटेलाइट डीएनए जिसके अंदर, ऐसा सैटेलाइट डीएनए जिसके अंदर जो 1 से 6 ऐसे बेस पेयर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। मतलब 1 या 2 या 6 ऐसे बेस पेयर हैं जो बार बार रिपीट होते चले जा रहे हैं, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं। और मिनी सैटेलाइट क्या है? कि ऐसा सैटेलाइट डीएनए जिसके अंदर 50 या 60 ऐसे बेस पेयर हैं जो एक बार आगे फिर दोबारा भी रिपीट हो रहे हैं, एक बार आगे फिर रिपीट हो रहे हैं, तो फिर इन्हें हम क्या कहते हैं? मिनी सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए। यस, व्हाट इज पैलिंड्रोमिक डीएनए? पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या है बच्चों? बड़ा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। एक वर्ड है मलयालम, एक वर्ड है मलयालम। करके देखें इसको, म ल या लम। ये क्या वर्ड है? मलयालम है। इसको आगे से पढ़ो मलयालम, इसको पीछे से भी पढ़ो मलयालम। यानी कि ऐसे ऐसे शब्द या ऐसे वर्ड जो आगे और पीछे से पढ़ने पर सेम से रहते हैं, वापस रिपीट होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोम कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 2 1, ये एक डिजिट है। 1 2 3 2 1, ये डिजिट है, तो ये एक पैलिंड्रोमिक डिजिट है। ये क्या है? एक पैलिंड्रोमिक डिजिट है। तो बच्चों डीएनए के अंदर भी कुछ सेगमेंट ऐसे होते हैं, डीएनए के अंदर भी कुछ सेगमेंट ऐसे होते हैं जो कि, डीएनए के अंदर भी कुछ सेगमेंट ऐसे होते हैं बच्चों जो कि पैलिंड्रोमिक होते हैं। जैसे कि
अब बच्चों ये देखिए आप, यहाँ मैंने एक डीएनए के एक सेगमेंट के बारे में बताया कि मान लो डीएनए में 2 धागे होते हैं, तो किसी जगह एक धागे पर मान लो ये आ रहा है GAC GTC, ठीक है, और दूसरे धागे पर भी यही आ रहा है GAC, मतलब इधर से पढ़ने पर ये आ रहा है और दूसरे धागे पर पढ़ने पर GAC GTC आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पैलिंड्रोमिक डीएनए हो गया। तो डीएनए के वो सेगमेंट जो कि पैलिंड्रोमिक है उन्हें हम पैलिंड्रोमिक डीएनए कहते हैं। पर इसका क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों, इसका ही तो इंपॉर्टेंस है, इसका बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंस है कि जब हम किसी बैक्टीरिया के अंदर जो सर्कुलर डीएनए होता है उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया के अंदर जो सर्कुलर डीएनए है उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड को जब हम यूज लेते हैं एज ए वेक्टर, एज ए रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, तो क्या करते हैं उस प्लाज्मिड, मान लो किसी बैक्टीरिया से हमें इंसुलिन का प्रोडक्शन कराना है, तो क्या करते हैं उस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को बाहर लेते हैं, उसमें कट लगाते हैं, उसमें इंसुलिन के जीन को ऐड करते हैं और उस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को वापस से बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। जितने बार बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है उतने बार प्लाज्मिड भी मल्टीप्लाई होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, ध्यान रखना आप। तो प्लाज्मिड को हम कैंची से तो काट नहीं सकते हैं, तो प्लाज्मिड इतने माइन्यूट है, बैक्टीरिया ही नहीं दिखाई देता तो प्लाज्मिड कहां से दिखेगा, तो उसके लिए एंजाइम काम में लेते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो एंजाइम्स होते हैं वो डीएनए को कट करते हैं। क्या करते हैं? डीएनए को कट करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो हमेशा डीएनए को उसके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करते हैं। उनका जो आइडेंटिफिकेशन पार्ट है डीएनए के ऊपर, वो पैलिंड्रोमिक सेगमेंट वाला पार्ट है, दैट इज द पैलिंड्रोमिक डीएनए पार्ट, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा पैलिंड्रोमिक डीएनए पर ही कट लगाता है, ठीक है। चलिए चलो बच्चों, नेक्स्ट अपन लेते हैं एसएनपी। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको, बिल्कुल जैसे हम इंग्लिश सीखने के लिए एबीसीडी सीखते हैं, फिर धीरे धीरे स्पेलिंग बनाना सीखते हैं, फिर सेंटेंस बनाना सीखते हैं, तो एक स्टेप वाइज प्रोसेस चलता है। तो ये डीएनए का कॉन्सेप्ट को समझने का शुरुआती पार्ट है। पहले डीएनए की स्ट्रक्चर, फिर उससे रिलेटेड कई सारी टर्म्स हैं जो हम समझ रहे हैं। एक होता है बच्चों सिंगल एसएनपी, एसएनपी एंड आरएफएलपी, एसएनपी एंड आरएफएलपी। अब ये दोनों क्या है? एसएनपी की फुल फॉर्म है सिंगल न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड, सॉरी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है बच्चों। और आरएफएल की फुल फॉर्म क्या है? रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट पॉलीमॉर्फिज्म, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अब है क्या? सबसे पहले बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। कि अगर बच्चों डीएनए की डिफरेंट फॉर्म्स हों, अगर डीएनए की डिफरेंट फॉर्म्स बने या पाई जाएं तो उन्हें हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। और ये कैसे पॉसिबल होता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स हैं वो डीएनए के डिफरेंट फॉर्म को बना देते हैं या कट कर देते हैं, ठीक है ना। तो एसएनपी क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा अगर ऐसा डीएनए बने जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड का और उसके अंदर मतलब डिफरेंस हो, तो फिर इसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और कई बार लंबे फ्रेगमेंट के ऊपर, लॉन्ग फ्रेगमेंट के ऊपर भी कट लगता है और उसके अंदर चेंजेस आते हैं, तो इसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो जनरली बच्चों सैटेलाइट डीएनए का और ये जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं, इनका जो यूज है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर किया जाता है।
ठीक है ना। आपको क्या लगता है कि किन्हीं दो ह्यूमन के बीच में सिमिलरिटी अगर पता लगानी हो तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान उनके जो सैटेलाइट डीएनए है उनको ही ऑब्जर्व किया जाता है। उससे क्या है, आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाता है कि कोई अगर डीएनए का सेगमेंट जो नाइट्रोजन बेस है बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वो सिमिलर है। ठीक है ना। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर सैटेलाइट डीएनए और ये जो आरएफएलपी है, एसएनपी है, इनका सॉरी आरएफएलपी का यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं, चार गाफ रूल। चार गाफ रूल अच्छे से समझना, कहीं कोई डाउट हो बोल जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, प्लीज आप नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछना जरूर इसको, कल को आप ना पूछें और आपके ये रह जाए। हाँ, ध्यान से देखिए बच्चों, चार गाफ्स रूल। बच्चों चार गाफ्स जो रूल है ये दिया गया था इरविन चारगाफ ने, और ये डीएनए के लिए दिया गया था। ये किसके लिए दिया गया था? डीएनए के लिए दिया गया था। और इस रूल में क्या बताया गया कि डीएनए के अंदर प्यूरिन और पायरिमिडिन इक्वल होते हैं। डीएनए के अंदर क्या होता है कि जो प्यूरिन और पायरिमिडिन है वो हमेशा इक्वल नंबर में होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट था। ये क्या था? फर्स्ट पॉइंट था। आप इसको चेक करके देखें ना। सेकंड लेते हैं कि डीएनए के अंदर जितने एडेनिन होते हैं, जितने एडेनिन होते हैं उतने ही थाइमिन होते हैं। जितने एडेनिन होते हैं उतने ही थाइमिन होते हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिखता चला जाता हूं। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बताया? प्यूरिन इक्वल्स टू पायरिमिडिन। ठीक है। सेकंड, एडेनिन equals to thymine and guanine equals to cytosine. Third, A plus P upon G plus C changeable with organism. With organism. मैं लिख के इसलिए दे रहा हूं जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। चार गाफ रूल। ठीक है। फोर्थ हम लेते हैं ध्यान से देखिए बच्चों इस रूल के डिफरेंट पॉइंट्स। चारगाफ रूल ये कहता है कि हमेशा डीएनए के अंदर प्यूरिन इक्वल होता है पायरिमिडिन से। प्यूरिन इक्वल्स टू पायरिमिडिन। सेकंड, एडेनिन हमेशा थाइमिन के इक्वल होता है और ग्वेनिन हमेशा साइटोसिन के इक्वल होता है, बराबर नंबर में होता है।
अगर हम a प्लस टी का टोटल करें और g प्लस सी का टोटल करें और इनका रेशो लें, इसे हम बेस रेशो कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस रेशो कहते हैं। ध्यान रखना, एडेनिन एंड गुआनिन तो प्यूरिन है और थाइमिन एंड साइटोसिन पायरिडिन है। तो a प्लस टी का टोटल रेशो g प्लस सी का टोटल, इसे हम बेस रेशो कहते हैं, लेकिन ये चेंजेबल है विद द लिविंग बीन। लिविंग बीन के अनुसार ये चेंजेबल है। नेक्स्ट लेते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, लोअर क्लास प्लांट्स में और वायरसेज में G प्लस सी ग्रेटर देन A प्लस टी, मतलब G प्लस सी का जो कंटेंट है वो ज्यादा होता है इन कंपेयर टू A प्लस टी। G प्लस सी ग्रेटर होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेते हैं इन हायर ऑर्गेनिज्म, इन हायर ऑर्गेनिज्म A प्लस पी ग्रेटर देन G प्लस सी, A प्लस पी ज्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इसको अपन चेक करते हैं। भी मैंने बताया कि चार्गाक ने बताया कि A टी के इक्वल होता है और जी सी के इक्वल होता है। सपोज करो किसी डीएनए के अंदर मान लो एडेनिन है 20, कितने हैं? 20 हैं। ठीक है, तो थाइमिन भी उसके इक्वल ही होगा, तो थाइमिन भी कितना हो गया? 20 हो गया। इसी तरीके से ग्वानिन कितना है? 30 है मान लो, तो साइटोसिन भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल अमाउंट में होता है तभी तो वो बॉन्ड बनाते हैं। तो एडेनिन 20, थाइमिन भी 20, ग्वानिन 30 और साइटोसिन 30, ये हो गया। तो ये तो प्रूफ हो रहा है कि एडेनिन थाइमिन के इक्वल और ग्वानिन साइटोसिन के इक्वल है। ठीक है ना। लेकिन अपन इसको करके देखते हैं A प्लस टी और G प्लस सी ये कैसे है। तो A प्लस टी अपॉन G प्लस सी, तो A प्लस A20 प्लस T20, G30 प्लस C30, तो ये कितना आ गया? 40/60। क्या आ गया? 40/60 आ गया। तो नेचुरली बच्चों ये लॉ सही कह रहा है कि ये चेंजेबल है। A प्लस टी का टोटल और G प्लस सी का टोटल डिफरेंट हो सकता है, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ में चेंजेबल भी है। तो ये बच्चों कुछ पॉइंट्स थे चार्गाक रूल के। ठीक है, हाँ, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आगे की क्लासेस में अभी आप प्रेजेंट रहें। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो अपना हैंड रेज कर दें।